हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्रेप चैनल। दिस इज निशा। तो आज की इस क्लास में हम लोग साइंस ग्रुप का प्रैक्टिस सेट करेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने कई प्रैक्टिस सेट को कवर किया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर के देख सकते हैं। और एज यूजुअल, जैसा कि हर क्लास में हम कहते हैं कि प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि ये आपके एग्जाम के वक्त में एक क्विक रिवीजन का काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये लेक्चर। और लेक्चर को इसीलिए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो जैसा कि ये पहला क्वेश्चन नंबर 51 है कि शलजम है, तो शलजम किस तरह का जड़ होता है? शलजम जो होता है हमारा, वो कुंभी रूपी जड़ होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। कुंभी रूपी जड़ें कैसी होती हैं? ये भोजन संचय के कारण से मोटी और गोलाकार होती हैं और नीचे से एकाएक पतली हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारा, प्रकाश संश्लेषित जीवाणु अपना भोजन निर्मित करते हैं। बैक्टीरियो, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, और इनमें से किसकी उपस्थिति में? तो इन सब के साथ साथ वो हाइड्रोजन सल्फाइड की भी उपस्थिति में अपना भोजन निर्मित करती है। अगला क्वेश्चन नंबर 53, पेलिसेड सेल्स पाई जाती है, तो पेलिसेड सेल्स पाई जाती है पत्ती में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। इसका मेन देखिए, पेलिसेड सेल्स जो होती है वो एक पत्ती के मेसोफिल में पाई जाती है, और इसका मेन वर्क क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। इससे वो क्या हो सके? फोटोसिंथेसिस हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 लिखा हुआ है, जब बाह्य दलपुंज कली के खिलते ही गिर जाता है तो क्या कहलाता है? तो जब भी बाह्य दलपुंज कली के खिलते ही गिरता है उसे हम लोग कैडुकस कहते हैं। कैसे ये होता है कि जो फ्लावर्स होते हैं उनके जो सबसे आउटर चक्र को हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज। ये क्या होता है? फ्लावर्स का सबसे नीचे एवं बाहर का पार्ट होता है। इसमें पत्तियों के समान हरे रंग के कई अंकुड़ी या फिर बाह्य दल कहा जाए वो पाए जाते हैं। जिस समय फूल कली की अवस्था में रहता है, बाह्य दल उसे ढक कर रखता है और उसे प्रोटेक्ट करता है, और जब कली के खिलते ही बाह्य दल पुंज गिर जाता है तो उसे हम लोग केडुकस कहते हैं। नेक्स्ट, फर्न का वर्ग है। फर्न का वर्ग होता है हमारा मार्केंशियलस। ऑप्शन नंबर बी। अगला, परागकण, जिसे हम लोग पॉलन ग्रेन्स भी कहते हैं, निम्न में से किसमें उत्पन्न होता है? तो परागकण जो है वो पराग कोश में उत्पन्न होता है। यीस्ट पौधे का शरीर होता है, तो उस ये हमारा क्या होता है? एक कोशी रचना के पौधे का शरीर होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 58, आकाशीय जड़ें पाई जाती हैं। आकाशीय जड़ें पाई जाती हैं आपकी ऊपरी रोही पौधों में। अगला क्वेश्चन नंबर 58, सॉरी क्वेश्चन नंबर 59, क्या लिखा हुआ है कि जल की स्थिति को बनाए रखा जाता है। तो पौधों में जल की स्थिति को कौन बनाए रखता है? जाइलम बनाए रखता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, पुंकेसर और स्त्री केसर अनुपस्थित होने पर पुष्प कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका स्टेराइल, जिसे हम लोग बांझ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, पर्ल ऑयस्टर में मोती कहाँ से बनता है? तो पर्ल ऑयस्टर यानी कि उसकी बात करें तो देखिए, पर्ल जो है वो समुद्र के अंदर रहने वाले एक जीव होता है, जिसे हम लोग ऑयस्टर या हिंदी में घोंघा कहते हैं, उसके द्वारा बनाया जाता है। ये क्या होता है? एक हार्ड कवर के अंदर रहता है जिसे सीप कहते हैं। इसी सीप के अंदर पर्ल बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी, त्वचा में धसे किसी बाहरी कण के चारों ओर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, किससे प्रोटोथीरिया का उद्विकास हुआ है? तो वो हुआ है हमारा सरीसृप से। इनमें से कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण में नहीं होती है? तो वो होती है हमारी एड्रिनल मेड्यूला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, यूरिया किसके विघटन से बनता है? तो यूरिया बनता है आपके एमिनो एसिड या अमीनो अम्ल के डिकम्पोजिशन से बनता है। ग्लूकोज का अंततोगत्वा, जैसे कोशिकाओं में श्वसन CO2 और H2O के विखंडन कहाँ होता है? तो ये होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। शरीर में ग्लाइकोजन के संचय का स्थान होता है, इसका आंसर करें आप लोग, ये हमने क्लास में पढ़ाया था। तो वो होता है जिगर व पेशियां। नेक्स्ट, उत्परिवर्तनों का कारण है। तो उत्परिवर्तनों का कारण होता है एक जनन का प्रबल स्वभाव। क्वेश्चन नंबर 68, जहां कैरोटीन से विटामिन ए का संश्लेषण होता है, ये हमने क्लास में साइंस की कराया था, इसका आंसर करें आप लोग। तो कैरोटीन से विटामिन ए का संश्लेषण होता है जिगर में। किस जंतु द्वारा भोजन ग्रहण करने की क्रिया है? वो होती है हमारी इंजेशन। नेक्स्ट,
मानव का प्रमुख विशिष्ट लक्षण जिसका विकास क्रम के दृष्टिकोण से बहुत बहुत महत्व होता है, यानी कि विकास क्रम के दृष्टिकोण से इनमें से कौन से ऐसे ऑप्शन है जो मानव के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो जैसे पहला है बड़ी क्रैनियल गुहा, ये होना चाहिए। तर्क संगत वाणी भी होना चाहिए और महारंध्र नीचे की ओर मुखान्वित, यानी कि ये सभी कारण, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नेक्स्ट, मेढक का टैडपोल श्वसन करता है मुख्यतः, बताएं इसका आंसर करें आप लोग। तो मेढक का टैडपोल श्वसन करता है त्वचा और जलक्लोमों से। कौन से जंतु में श्वसन होता है लेकिन अलग श्वसनांग नहीं होते हैं? तो जो क्या होता है आपका, इसका आपका आंसर है केचुआ। केचुआ में आपका, केचुआ तो आपका श्वसन तो लेता है लेकिन अलग से कोई श्वसनांग नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये एनिलीडा के संघ का जंतु होता है और इनमें कोई श्वसन अंग नहीं होता। ये कहाँ से सांस लेते हैं? त्वचा से लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, हाइड्रा में जनन होता है, तो हाइड्रा में जनन लैंगिक और अनलैंगिक दोनों होता, अलैंगिक दोनों होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा दोनों प्रकार का सही है। कौन सा रोग संक्रामक है? ये हमने क्लास में कराया था, क्वेश्चन नंबर 74, इसका आंसर करें आप लोग। तो संक्रामक रोग होता है हमारा मलेरिया। नेक्स्ट, प्रमस्तिष्क गोलार्ध का कार्य होता है, प्रमस्तिष्क गोलार्ध का जो कार्य होता है वो होता है चिंतन केंद्र। किस कारण वर्णांधता का विकास होता है? क्वेश्चन नंबर 76, बताएं आप लोग किस कारण वर्णांधता का विकास होता है? तो वो होता है अनुवांशिकी की वजह से, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, कह रहा है एस्कॉर्बिक अम्ल है विटामिन, ये हमने क्लास में बताया था, इसका आंसर करें आप लोग। तो वो होता है हमारा एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड का एक दूसरा नाम विटामिन सी भी होता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? क्वेश्चन नंबर 78, तो स्कर्वी रोग हमारा, बताएं आप लोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की। इनमें से कौन सा जीव जैव विकास के संयोजक बड़ी है? तो वो होती है हमारी पेरिपेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, रुधिर का थक्का बनाने में किस विटामिन की जरूरत नहीं पड़ती है? तो रुधिर का थक्का या फिर जिसको ब्लड क्लॉटिंग कहा जाता है बनाने में हमें विटामिन के की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, ये आपके दिए हुए क्वेश्चन और इनकी हमें वैल्यू बतानी है। तो देखिए जब भी इस तरह का सवाल दिया हो तो हम लोग एक अपने बहुत क्लास 3, 5, 6 में ही पढ़ा होगा एक आइडेंटिटी, कि अगर हम जानते हैं कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब भी आपका हो जाएगा 3abc। अगर हम x माइनस वाई को a, y माइनस z को b और z माइनस x को c, और ये a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यानी कि x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस y माइनस z का होल क्यूब प्लस z माइनस x का होल क्यूब किसके बराबर होगा? 3x माइनस वाई, y माइनस z और z माइनस x। तो अगर इसको हम लिखे 3x माइनस वाई, y माइनस z और z माइनस x, और सेम ऐसे ये नीचे वाला भी हमारा बन जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए है, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बी है, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सी है, तो ये भी बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या? x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। और एक आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको हम लोग लिखेंगे एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को वाई प्लस जेड, वाई माइनस जेड, और जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को जेड प्लस एक्स, जेड माइनस एक्स। यहाँ देखिए एक्स माइनस वाई कैंसिल आउट, वाई माइनस जेड कैंसिल आउट, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स। बचा क्या? 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड एंड जेड प्लस एक्स। ये जब ऊपर जाएगा तो इन सब का पावर क्या हो जाएगा? -1, यानी कि एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, इसका होल पावर -1। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, कह रहा है कि बहुपदों एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 कॉमा एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 12
और एक्स क्यूब माइनस 1 का महत्तम समापवर्तक, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहा है। महत्तम समापवर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब वो होता है कि इन तीनों इक्वेशंस के फैक्टर में जो कॉमन होगा वही। तो अगर अब हम इनको देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, अगर हम इसे फैक्टराइज करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4, एक्स कॉमन ले लेंगे x माइनस 4, माइनस 1 कॉमन लेंगे यहाँ x माइनस 4, ये क्या बच जाएगा x माइनस 1 x माइनस 4, यानी कि इसके हमें दो फैक्टर मिल गए x माइनस 1 x माइनस 4। अब दूसरे के देख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 19x माइनस में 12। जब ये क्यूब वाला होता है तो हमें यहाँ पे अपने पास से कोई ना कोई वैल्यू रख के देखना होता है कि इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं। तो अगर हम x की वैल्यू 1 रखें तो 1 माइनस 8 प्लस 19 माइनस 12, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 19 प्लस 1 20 और माइनस 8 माइनस 12 माइनस 20, यानी कि ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा एक फैक्टर बन गया x माइनस 1 और दूसरा फैक्टर हमारा बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12, एक्स कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 और प्लस में सॉरी हाँ 4 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3। तो यहाँ पे हमारा एक x प्लस 3 एक x प्लस 4 और एक फैक्टर चला आ रहा था x माइनस 1। तो देखिए x माइनस 1 दो फैक्टर हमें कॉमन मिल गए। नेक्स्ट है x क्यूब माइनस 1, इसे हम लोग x क्यूब माइनस 1 क्यूब भी लिख सकते हैं। और एक आइडेंटिटी होती है a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू a माइनस b, ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि तीनों में हमें x माइनस 1 कॉमन मिल रहा है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑप्शन नंबर डी x माइनस 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, यदि पी क्यू आर इक्वल टू 1 तो 1 अपॉन 1 प्लस पी प्लस क्यू इनवर्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस क्यू प्लस आर इनवर्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस आर प्लस पी इनवर्स का मान होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम एक एक पार्ट लेके सॉल्व करेंगे। 1 अपॉन 1 प्लस पी प्लस क्यू इनवर्स को हम मान लेते हैं x, और इसे 1 अपॉन 1 प्लस पी और क्यू इनवर्स को हम लोग 1 बाई एक्स लिख सकते हैं, x चला आ रहा है। एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन क्यू प्लस पी क्यू प्लस 1 अपॉन क्यू इक्वल टू एक्स, ये क्यू ऊपर चला जाएगा क्यू अपॉन, और इसको ये थोड़ा सा रीअरेंज करें तो पी क्यू प्लस 1, इसकी वैल्यू मिल गई x। अब हम नेक्स्ट ये वाला सॉल्व करते हैं, तो 1 अपॉन 1 प्लस क्यू प्लस आर इनवर्स को हम लोग लिख देंगे 1 बाई आर इक्वल टू वाई। और सवाल में यहाँ दे रखा है देखिए पी क्यू आर इक्वल टू 1, तो यहाँ से अगर हम लोग पी क्यू की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा 1 बाई आर। तो यहाँ पे इस 1 बाई आर की जगह हम रखेंगे पी क्यू, तो 1 प्लस क्यू प्लस पी क्यू इक्वल टू वाई। नेक्स्ट ये वाला अगर अब हम सॉल्व करें तो 1 अपॉन 1 प्लस आर, पी इनवर्स को हम मान ले रहे हैं सॉरी पी इनवर्स को हम 1 बाई पी लिख दें, इसको हमने मान लिया z के बराबर। अब हम लोग यहाँ से देखें, अगर हम यहाँ से r की वैल्यू निकालें इधर, r इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई पी क्यू, तो यहाँ पर हम रख देते हैं 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन पी क्यू प्लस 1 बाई पी, एक मिनट, ये इक्वल टू z हो गया। अब इन्हें जब हम रीअरेंज करके सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 1 अपॉन सॉरी ये बन जाएगा हमारा, ये एलसीएम ले लेंगे 1 अपॉन पी क्यू प्लस, तो इन्हें जब रीअरेंज करें तो क्या बन, एलसीएम लेकर के एलसीएम हमारा बन जाएगा पी क्यू, और यहाँ क्या बचा पी क्यू प्लस 1 प्लस क्यू इक्वल टू z। ये पी क्यू ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा पी क्यू अपॉन पी क्यू प्लस 1 इक्वल टू z। अब हमें ये तीन वैल्यूज मिल गई, हम क्या करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड करेंगे, क्योंकि इसको हमने x माना है, इसको y माना है और इसको z माना है, तो तीनों को अगर जोड़े तो x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर हो जाएगा q अपॉन पी क्यू प्लस 1 प्लस p अपॉन पी क्यू प्लस 1 प्लस पी क्यू अपॉन पी क्यू प्लस 1। डिनोमिनेटर तीनों के सेम है तो एलसीएम हो जाएगा पी क्यू प्लस 1 और ऊपर भी आ जाएगा हमारा पी क्यू प्लस 1। ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर हमारा गया 1, तो ऑप्शन नंबर ए 1 हमारा सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। तो 84 में क्या कह रहा है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है एवं कोण बी लंब कोण है। यदि 8 AB अपॉन AC इक्वल टू 4 प्लस BC अपॉन AC, तब। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है ABC, B जो है वो लंब कोण है, यानी कि ये A, ये B, ये C हो गया हमारा, और ये हमारा कह रहा है 90 डिग्री। तो इसमें देखिए कुछ भी बताया नहीं है। हम क्या करेंगे, कोई भी जो हमारे पास ट्रिपलेट्स होते हैं, हम कोई छोटे वाले ट्रिपलेट्स ले लें। तो सबसे छोटे ट्रिपलेट्स कौन से होते हैं हमारे, 3 4 5। तो ये हमारा हो गया 3, ये 4 और ये 5। अब हम देखिए इसकी हम क्या करेंगे, देखते हैं कि इक्वेशन सेटिस्फाइड करता है या नहीं। क्योंकि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल कह रहा है तो इसका बस यही चेक करना है कि LHS और RHS इक्वल है या नहीं। तो चलिए हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ए बी है, तो 8 इंटू ए बी की वैल्यू है 3 अपॉन में ए सी की वैल्यू है 5 इक्वल टू 4 प्लस बी सी की वैल्यू है 4 और ए सी की वैल्यू है 5। ये हो जाएगा 24/5 माइनस इस 4/5 को हम इधर भेज दें, -4/5 इक्वल टू 4। देन जब इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 20/5, 5 4 20, यानी कि 4 इक्वल टू 4। ये तो क्लियर हो गया कि ये ट्रिपलेट्स इसके लिए सही है। अब हम देखते हैं इन ऑप्शंस में से कौन सा सही है। तो पहला क्या लिखा हुआ है, AC की वैल्यू क्या दे रखी है 5 इक्वल टू 4/3। AB कितना दिया हुआ है 3 इंटू में 3 से 3 कैंसिल आउट, 5 इक्वल टू 4 हो ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। नेक्स्ट हम इस पे आए, BC की वैल्यू है हमारी 4 इक्वल टू 3/4 इंटू ए बी हमारा 3, तो ये भी नहीं इक्वल है, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है 4 इंटू ए सी की वैल्यू है हमारी 5 इक्वल टू 5, BC की वैल्यू 4, 20 इक्वल टू 20। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है कि यदि tan थीटा इक्वल टू 1 तो sin फाई इक्वल टू 1/√2, तब cos थीटा प्लस फाई का मान हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ tan थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा tan थीटा में कौन सी वैल्यू 1 के बराबर होती है, 45 डिग्री की। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या मिल गई, 45 डिग्री। यहाँ पे दिया हुआ है sin फाई इक्वल टू 1/√2, तो साइन थीटा में 1/√2 किसकी होती है, 45 डिग्री की। तो यहाँ से फाई की वैल्यू भी मिल गई 45 डिग्री। तो हमसे पूछ रहा है कॉस थीटा प्लस फाइव, थीटा है 45 डिग्री, फाइव भी है 45 डिग्री, कितना हो गया कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 86, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एवं 5 सेंटीमीटर हैं, तब परिवृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पे यूज करना होता है सरकम, जो रेडियस निकालना होता है सरकमफ्रेंस का, उसका फॉर्मूला होता है ABC अपॉन 4 इंटू अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। और जो S होता है वो होता है A प्लस B प्लस C/2। तो यहाँ से S की वैल्यू अगर निकालें तो A है 3, B है 4 और C है 5 अपॉन में 2, 3 4 7 5 12, 12/2 कितना हो गया 6। S की वैल्यू में मिल गई 6। अब रेडियस निकाल लें, तो A हमारा है 3 इंटू 4 इंटू 5 अपॉन 4 इंटू अंडर रूट S है हमारा 6, S माइनस A, यानी कि 6 माइनस 3 3 होगा, 6 माइनस 4 2 होगा, 6 माइनस 5 1 होगा। कितना हो गया, ये ऊपर 60 हो गया अपॉन में 4 अंडर रूट 6 3 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, यानी कि 60 अपॉन 4 इंटू 6, 6 10 ज़ा 60, 4 2.5 ज़ा 10। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी 2.5 सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 87, जब भी देखिए इस तरह का सवाल दिया हो तो यहाँ हम कॉम्पोनेंडो एंड डिवेंडो वाला यूज करेंगे। ठीक है, कॉम्पोनेंडो और डिवेंडो में हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में एक बार डिनोमिनेटर को ऐड करते हैं और नीचे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम जब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, और डिनोमिनेटर को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स और माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स होल अपॉन, फिर क्या करना है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को घटाना है। तो 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, और माइनस डिनोमिनेटर क्या हमारा अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, और माइनस की वजह से ये माइनस बन जाएगा आपका प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स।
तो यहाँ देखिए आपका ये माइनस अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स और प्लस अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर आपका अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स और माइनस अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स कैंसिल आउट, बचा क्या, ऊपर बचा टू अंडर रूट, सॉरी हमारा बचा अंडर रूट, हाँ, टू अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स और अपॉन में टू अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स, टू से टू कैंसिल आउट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करते हैं, रैशनलाइज करने के लिए हम डिनोमिनेटर के ही डिनोमिनेटर को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं और साइन को बदल देते हैं। वेट अ मिनट, तो अब ये क्या बन गया हमारा, ऊपर बन गया हमारा अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर और नीचे बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से वन प्लस साइन एक्स हमारा बाहर निकल आएगा रूट से, और ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स, और बाहर आएगा तो कॉस एक्स। फिर हम क्या करेंगे, वन अपॉन कॉस एक्स इंटू प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। वन अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, सेक एक्स, प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है टेन एक्स। तो ऑप्शन नंबर सी सेक एक्स प्लस टेन एक्स हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा दिया हुआ है ये 88, क्या कह रहा है, कॉट 41 डिग्री इंटू कॉट 42 डिग्री इंटू कॉट 43 डिग्री इंटू कॉट 44 डिग्री एंड सो ऑन, इस तरह के दिए हुए, इनकी हमें वैल्यूज निकालनी है। तो हमें यहाँ पे देखिए दो आइडेंटिटीज को याद रखना है। पहली क्या होती है कि कॉट 90 माइनस थीटा होता है टैन थीटा के बराबर, और कॉट थीटा जो होता है वो वन अपॉन टैन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इन दो को साथ मिले, कॉट 41 डिग्री और कॉट 49 डिग्री, तो इनको अगर हम इस तरह से लिखें, कॉट 41 डिग्री और इनटू में टैन, कॉट को अगर हम टैन 90 माइनस थीटा में चेंज कर दें तो यहाँ से, सॉरी यहाँ पर, हाँ, इसे हम लोग कॉट 90 माइनस थीटा अगर करें तो 90 माइनस 41 कर दे तो क्या हो जाएगा, कॉट 49 हमें मिल जाएगा वापस से। तो यहाँ पे ये हमारा बन जाएगा कॉट 41 डिग्री इंटू कॉट 90 माइनस थीटा होता है टैन थीटा, टैन 91, सॉरी टैन 41 डिग्री। तो यहाँ से अब हम लोग कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन टैन थीटा, टैन 41 डिग्री इंटू में ऊपर है टैन 41 डिग्री, ये कैंसिल आउट हो गया, मिला क्या अपन। तो देखिए जो भी दो कॉट आपकी वैल्यूज हो जिनको जोड़ने पे हमारा 90 डिग्री मिले, उनकी वैल्यू यहाँ पे बराबर से हमें वन मिलेगी। जैसे कौन कौन सी, कॉट 42 डिग्री और कॉट 48 की वैल्यू वन मिलेगी, कॉट 43 डिग्री और कॉट 47 की वन मिलेगी, कॉट 44 डिग्री और कॉट 46, इन ये सारे प्रोडक्ट में इन सबकी वैल्यू वन मिलेगी। तो वन इंटू वन वन ही होगा। लास्ट में क्या बचा, कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 को हम लोग वन अपॉन टैन 45 लिख सकते हैं, और टैन 45 की वैल्यू थी वन, यानी कि ओवरऑल वन। तो वन का मल्टीप्लाई वन में कितनी भी बार करे तो ऑप्शन नंबर डी हमारा वन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, कह रहा है एक खंबे के नीचे का एक चौथाई भाग, ये हमने खंबा माना, इसका एक चौथाई भाग क्या है, खंबे के तल पर स्थित एक बिंदु पर 30 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी कि यहाँ हमने मान लिया एक चौथाई है। तो अगर हमने टोटल हाइट h लिया तो ये कितनी हो जाएगा, h/4। ये क्या कर रहा है, यहाँ से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। यदि उसी बिंदु पर खंबे का उन्नयन कोण यानी कि यहाँ उसके पीक पर थीटा है तो हमें टैन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करें, यहाँ पे नाम दे देते हैं, ये ए बी सी और डी। तो अब हम देखें टैन, सबसे पहले टैन 30 की वैल्यू निकाले ट्राइंगल बी सी डी में। तो टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि बी सी अपॉन बी डी। बीसी की टैन थीटा की वैल्यू होती है 1/√3, बीसी कितना दे रखा है, h/4, ये हो जाएगा h/4, और बी डी हमें नहीं पता। तो यहाँ से अगर हम h अपॉन बी डी निकालें
एच अपॉन बी डी की वैल्यू हो जाएगी 4/√3। इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब tan थीटा निकालें ट्राइंगल ए डी बी में, तो परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है बी डी। तो यहाँ से हमारा परपेंडिकुलर ए बी की वैल्यू कितनी है, एच है, और बी डी हमें पता नहीं। तो एच अपॉन बी डी की इक्वेशन 1 में वैल्यू कितनी आ गई, 4√3। तो 4/√3। तो यहाँ पे देखिए 4/√3 जैसा कुछ भी नहीं लिखा है, हाँ, लेकिन एक जगह अपॉन में 3 है, तो हम क्या करें, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दे। तो ये कितना हो जाएगा, 4√3/√3 इंटू √3 3। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है, यदि एक समांतर चतुर्भुज, यदि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और ई तथा एफ क्रमशः त्रिभुजों ए बी डी एवं बी सी डी का केंद्रक है, तब ई एफ बराबर होगा, किसके बराबर होगा। तो देखिए हम एक समांतर चतुर्भुज कह रहा है, मतलब पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी। ई और एफ को कह रहा है ए बी डी और बी सी डी का केंद्रक है। तो ये हमने बना दिया, ए बी डी का केंद्रक है और बी सी डी का, तो इसे हम ई मान लें और इसे हम एफ मान लें, और यहाँ सेंटर को हमने ओ मान लिया। तो हम लोग जानते हैं कि सेंट्रॉइड्स ऑफ एनी ट्राइंगल इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस, यानी कि किसी भी ट्राइंगल का सेंट्रॉइड क्या होता है, उसके मीडियन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। और जो सेंट्रॉइड ऑफ मीडियम होता है वो क्या होता है, डिवाइड करता है 2:1 के रेशियो में। तो अब अगर हम बात करें ट्राइंगल ए बी डी में, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम ई माने और इसे हम एफ माने। तो यहाँ से हमारा क्या बन गया, ट्राइंगल ए बी डी में ए ई अपॉन ई ओ, मीडियन किसके रेशियो में थे, 2/1 के, और दूसरा हम बात करें तो सी एफ अपॉन ओ एफ किसके भी, ये भी बराबर हो गए 2/1 के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए ई इज इक्वल टू 2EO और सी एफ इज इक्वल टू 2OF। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि AO जो है और OC है वो क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं AO इक्वल टू OC। देन ये देखिए AE प्लस EO, यहाँ से हम लिखे AE प्लस EO इक्वल टू, यहाँ पे हमारा दूसरा वाला क्या बन जाएगा, CF प्लस OF। तो यहाँ से हम लोग AE की वैल्यू किसके बराबर है, 2EO के, तो यहाँ पुट कर दे तो 2EO प्लस EO इक्वल टू CF की वैल्यू है 2OF के बराबर, 2OF प्लस OF, यानी कि क्या बन गया 3EO इक्वल टू 3OF। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या OE इक्वल टू OF। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। अब सिमिलरली हम कह सकते हैं कि AE जो है वो भी CF के बराबर है। तो अब हम इक्वेशन 1 2 3 4 सबसे अगर हम देखें, ये हम इसे इक्वेशन नंबर 4 मान लें, तो हम क्या कह सकते हैं कि AE जो है वो 2OE और 2OF के बराबर है। और थर्ड वाले इक्वेशन से अगर हम देखें, इस वाले इक्वेशन से, तो हम लिख सकते हैं कि OE और OF जो है वहां से OE प्लस OE के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से EF की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 2OE, सॉरी ये EF है 2OE, ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि EF की वैल्यू क्या हो गई, AE के बराबर हो गई। तो ऑप्शन नंबर ए AE जो है इसके बराबर हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है, मान लीजिए त्रिभुज ABC में DEF क्रमशः BC CA और AB भुजाओं के मध्य बिंदु में है। मान लीजिए माध्यिका G पर मिलती है तब। तो हम लोग पहले देख लेते हैं त्रिभुज कैसा है वो, ये A, ये B, ये C, TEF, ये यहाँ पे D ये हमारा हो गया, ये हमारा बन गया E और ये बन गया F, और इनका सेंटर कह रहा है G है। तब हमें ये रिलेशन में बताना है वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि A, और हम लोग जानते हैं क्या, अभी हम लोगों ने ऊपर सॉल्व किया है कि मीडियंस जो होते हैं वो इक्वल होते हैं किसके, 2:1 के रेशियो के। तो AG अपॉन GD ये भी क्या है हमारा मीडियन है, BG अपॉन GE भी मीडियन है, और CG अपॉन GF भी मीडियम है, और ये सब क्या है 2/1 के 2:1 के रेशियो में होता है। तो यहाँ से हमारा क्या मिल गया,
वैल्यू 2 मिल गई, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर है तब समचतुर्भुज कैसा होता है? अगर किसी भी समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर होंगे तो वो समचतुर्भुज हमारा वर्ग हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, 93 में कह रहा है कि एक 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या, हमने 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या से एक वृत्त बनाया, वृत्त का केंद्र O ले लिया। LM क्या है? वृत्त का व्यास है, यानी कि ये L ये M। वृत्त के समतल में P एक ऐसा बिंदु है कि L से P डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर आएगा और M से P डिस्टेंस हमारा 8 सेंटीमीटर आएगा। तो पूछ रहा है P कहाँ स्थित है, तो P जो होगा वो वृत्त पर स्थित होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, 94 में कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर, तो हम लोग इसे बना लेते हैं पी क्यू आर। पी क्यू आर में क्यू आर जो है वो 9 सेंटीमीटर है, यानी कि ये जो है हमारा ये 9 सेंटीमीटर है। आरपी हमारा 7 सेंटीमीटर है और पी क्यू दे रखा है 8 सेंटीमीटर। भुजाओं पी आर और क्यू आर के मध्य क्रमशः एम और एन है। पी आर और क्यू आर पे एक पॉइंट हमने एम और एन ले लिया। एम एन की हमें लंबाई बतानी है, तो मध्य में कह रहा है, यानी कि बिल्कुल मिड में। अगर टोटल ये 7 सेंटीमीटर है तो ये 3.5 और ये अगर 9 है तो ये 4.5 बचा। हम देख सकते हैं कि एम एन जो है वो क्या है, पैरेलल है पी क्यू के, और ये दोनों ट्राइंगल क्या एक दूसरे के कन्ग्रुएंट हैं। तो जब ट्राइंगल्स कन्ग्रुएंट होते हैं तो ट्राइंगल के साइड्स क्या होते हैं, इक्वल रेशियो में होते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आर एम अपॉन आर पी इक्वल टू एम एन अपॉन पी क्यू इक्वल टू आर एन अपॉन आर क्यू। आर एम की वैल्यू हम लोगों ने देखी है 3.5, आर पी की 7 है और एम एन की वैल्यू है नहीं निकालना है हमें, और 8 हमें पी क्यू की वैल्यू दी है। तो 3.5 टू ज़ा हमारा होता है 7, तो यहाँ से एम एन इक्वल टू 8/2, 2 4 ज़ा 8 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा 4 सेंटीमीटर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, क्या कह रहा है, यदि समचतुर्भुज ए बी सी डी के कोण ए और बी के अर्धक ओ पर मिलते हैं तब एंगल ए ओ बी बताना है। तो हमने एक चतुर्भुज बना लिया ए बी सी डी, ठीक है, इनके कोण ए और बी के अर्धक ओ पर मिलते हैं, तो ये हमने पॉइंट ओ ले लिया, इसे हमने एंगल 1 मान लिया, इसे एंगल 2 मान लिया और ये हमारा एंगल 1 है, ठीक है, हमने मान लिया। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हमसे पूछ रहा है ट्राइंगल ए ओ बी किसके बराबर होगा। तो यहाँ हम जानते हैं कि ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। तो ट्राइंगल ए ओ बी में हम देखें तो यहाँ पे क्या है, एक हमारा एक ट्राइंगल है ट्राइंगल ए ओ बी प्लस दूसरा एंगल 1, तीसरा एंगल 2, किसके बराबर हो गया, 180 डिग्री के बराबर हो गया। तो यहाँ से अगर हम ए ओ बी निकाले तो किसके बराबर होगा, 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये निकल के आया। अब हम यहाँ से क्या करें कि इसको हम लोग ने क्या क्या लिखा हुआ है कि ये एंगल्स क्या एक दूसरे के अर्धक हैं, तो ए और बी के, तो एंगल 1 हमारा हो जाएगा एंगल A/2 प्लस एंगल 2 होगा एंगल B/2। तो यहाँ से 180 माइनस 1/2 कॉमन ले लेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी। अब हम जानते हैं किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। देन यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू हो जाएगी 360 माइनस एंगल सी प्लस एंगल डी। ये वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं, 180 माइनस 1/2, 360 माइनस एंगल सी प्लस एंगल डी। देन यहाँ से इसको इधर अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस 1/2 को अंदर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 360/2 माइनस 1/2 एंगल सी प्लस एंगल डी। ये कैंसिल होके 180 हो जाएगा, प्लस 180 माइनस 180 कैंसिल आउट, 1/2 एंगल सी प्लस एंगल, ये प्लस हो जाएगा एंगल डी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, क्या कह रहा है, यदि log 10x 10 बेस x प्लस log बेस 10 25 इक्वल टू 2 है तब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हम लोग एक आइडेंटिटी जानते हैं, log m प्लस log n इक्वल टू log m इंटू n। तो यहाँ से भी हम लोग लिख सकते हैं log बेस 10 बाहर
x इंटू 25 किसके बराबर है, 2 के बराबर है। फिर एक आइडेंटिटी और हम लोग जानते हैं, log बेस ए एक्स इक्वल टू अगर n है तो x इक्वल टू हो जाएगा a टू द पावर n। तो यहाँ से 25x इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर 2, देन 25x इक्वल टू 100, x इक्वल टू 100 अपॉन 25, 25 4 जा 100, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, इसमें क्या दिया हुआ है कि इसमें दिया हुआ है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। यहाँ पे हमें यूक्लिडियन जो मेथड होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर उसे यूज करना है। यहाँ पे a b की वैल्यू दी है सूची 1 में और लिस्ट 2 में हमें q और r की वैल्यू दी है, तो हमें बारी बारी करके a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की वैल्यू रखनी है, और जहाँ पे हमें इधर LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा वही ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। कैसे सही है, तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन नंबर सी है यानी कि ए वाले का जो सही है वो 4 सही है वैल्यूज। कैसे, ए की वैल्यू -112 दिया हुआ है, बी की वैल्यू दिया हुआ है -7, क्यू की दिया हुआ है क्यू की दी हुई है 16 प्लस आर की वैल्यू 0, -112 और 16 7 जा 112। तो यहाँ पे देखिए LHS और RHS इक्वल है, आप बाकी ये सारे भी मैच करा लीजिएगा और आपको आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, क्या कह रहा है 98 में कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा E जो है वो AD पर एक बिंदु है जो AD को 3:1 के रेशियो में बांटता है। यदि त्रिभुज EBC का क्षेत्रफल x सेंटीमीटर स्क्वायर है तब समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम लोग एक आइडेंटिटी जानते हैं, क्या, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू होता है 2/1 का रेशियो। सवाल में दिया हुआ है कि ट्राइंगल का जो एरिया है वो x दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अपॉन x इक्वल टू 2/1। तो यहाँ से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें जब निकालना होगा तो 2x हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में यदि एंगल BOC इक्वल टू 7x डिग्री प्लस 20 डिग्री है और COA की वैल्यू 3x डिग्री है तब x का मान बताना है। कब, जब ये AOB एक सीधी रेखा में आ जाए, यानी कि ये जो B है वो इस तरह से स्ट्रेट आ जाए, तब कितना एंगल टोटल बन जाएगा 180 डिग्री का। तो कितना कितना दिया हुआ है 7x डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस 3x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 7x प्लस 3x हो जाएगा 10x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, और इस प्लस 20 डिग्री को इधर भेज दिए तो -20 डिग्री, ये हो गया 160 डिग्री। देन x की वैल्यू हो जाएगी 160 अपॉन 10 यानी कि 16 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। तो आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। आई होप आप लोगों को सब अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।